मैं कहना चाहता हूँ, अभी क्या है, मैं आपके चैनल के थ्रू ये बात कर रहा हूँ जी। और अगर मेरे जो अभी इस साल हज करके आए हैं हाजी जितने, तो मेरी उन सबसे ये अपील है कि वो गांव में हर गांव से मतलब जो अगर वो इस साल हज करके आए तो अगले साल दूसरे हाजी जाएंगे तो वो कम से कम जो है असली ट्रेनिंग वो दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो पूरे सिनेरियो को देखा है। 40-45 दिन के पूरे ऑपरेशन में वो वहाँ पर रहे हैं, सारे अरकान उन्होंने किए हैं। अगर कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम इन सब चीजों की वजह से आती तो सबसे ज्यादा अगर कोई ट्रेनिंग दे सकता है तो आपके चैनल में बैठ कर शोएब साहब दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने वो चीज वहाँ देखी है। बिल्कुल सही बात है, आंखों से देखी हुई होगी, तो वो मैं किसी दूसरे हाजी को ज्यादा अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, उसको ये बता सकता हूँ कि मैं ये चीज ले जाऊँ, ये ना ले जाऊँ, और वहाँ पर मैं ये काम करूँ, ये ना करूँ, ये चीज मेरे लिए ज्यादा मुफीद होगी, ये चीज मैं करूंगा तो ज्यादा अरकान कर सकता हूँ। तो सबसे बेटर अगर कोई जरिया हो सकता है तो वो 2019 के हाजी 2020 वाले हाजी को ट्रेनिंग दे सकते हैं। इरफान साहब आप मेरे साथ बने रहिए। रेनू साहिबा भी मेरे साथ मौजूद है, बीजेपी की लीडर हैं, उनके पास मैं आऊँ। एक सवाल मैं शोएब से पूछूंगी, फिर आपके पास आ रही हूँ मैं। शोएब, अगर हम ये देखें पिछली बार तो बिना नामहरम के साथ में जिस तरह से वो बिना महरम के जिस तरह से हज की परमिशन जो दी गई थी, इस बार ये कहा गया है कि जितनी भी इस तरह की एप्लीकेशंस आएंगी उन सबको एक्सेप्ट किया जाएगा, उन सबको कबूल कर लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये उन लोगों के लिए, उन खवातीन के लिए बेहद खुशाइन खबर है। बिल्कुल बुशरा, देखिए जब इसकी शुरुआत की गई थी 2 साल पहले तो यकीनन कई लोगों ने इसकी मुखालफत की थी, खासतौर पर मजहबी जो लोग हैं उन्होंने इस पर सवाल उठाए थे और मोदी हुकूमत पर भी सवाल उठाए थे। और हमने पिछले साल देखा था कि जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन थी बग़ैर महरम के जाने वाली जो ख़वातीन है, क्योंकि ये नियम है कि 4 औरतें जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा हो वो 4 औरतें मिलकर हज पर जा सकती है बग़ैर महरम के भी। तो केरल से या कहें कि साउथ इंडिया से सबसे ज़्यादा थी, लेकिन इस साल की बात करें तो दिल्ली हो, यूपी हो, तमाम जगहों पर इस तरह की एप्लीकेशन आई थी और वो तमाम ख़वातीन 2300 से ज़्यादा जो ख़वातीन थी वो हज के मुक़द्दस सफ़र पर गई और उन्होंने इस सफ़र को मुकम्मल भी किया। इस बार आज जो मुख्तार अब्बास नकवी ने यह ऐलान किया है कि इस बार जितनी भी ख़वातीन अगर इस तरह से बग़ैर महरम के फॉर्म भरती है, वो एप्लीकेशन देती है, तो कोई लॉटरी नहीं निकाली जाएगी, बल्कि सबको सबके फॉर्म को माना जाएगा कि उसको तस्लीम किया जा रहा है और तमाम जो ख़वातीन है वो हज के मुक़द्दस सफ़र पर जा सकेगी, चाहे वो कितने भी हज़ार हो। उनको इस तरह बेहद खुशाइन ये कदम है। पिछली बार भी इसकी बेहद तारीफ की गई थी और इस बार भी तारीफ इसकी की जानी चाहिए। रेनू भाटिया साहिबा, आप ये देखें, बिल्कुल इबादत करते हैं जी, बिल्कुल आप ये देखें कि आप एक औरत होने के नाते और मैं एक औरत होने के नाते समझ सकते हैं कि भाई अगर किसी के पास कोई महरम नहीं है मौजूद तो क्या वो जो उसका फर्ज है, जो 5 पिलर्स हैं जिनमें से एक है, क्या वो कभी उसको देख ही नहीं पाएगी? तो ये एक तरह से गुमराह करने की कोशिश जो की गई थी मजहब के नाम पर, अब देखें आप वो इजाजत जो दी गई है उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में पिछली बार गई औरतें, और अब ये कह दिया गया है कि जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी बिना लॉटरी के उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है बुशरा, आपने बहुत बिल्कुल सही बात कही और औरतों के मन की बात कही जी। आप ये देखें जो अभी बात हो रही थी कि 2300 से अधिक 2340 महिलाएं पिछली बार गई थी और आपको ध्यान हो लगभग 1.5 साल पहले जब इस विषय पर चर्चा हो रही थी और जब कानून बन रहा था कि इस तरह की महिलाएं जा सकती हैं या नहीं जा सकती, तो बहुत से ऐसे मौलवी जो इस मजहब से जुड़े हुए थे वो बहुत सी हर्डल्स पैदा कर रहे थे। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात को इंटरवेन किया और सबसे ज्यादा हमारे जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने इसको डीपली स्टडी किया कि ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि उनको हम आराम से भेज सकें और वो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सके इस जिंदगी में। तो उन्होंने इन सारे हर्डल्स को साइड में रखते हुए और उन्होंने एक ऐलान किया कि जो भी महिलाएं 45 से ऊपर हैं वो जा सकती हैं। लेकिन मुझे थोड़ी सी मेरी नॉलेज जहां तक है, मेरे ख्याल से हाजी साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे, मेरे ख्याल से इस साल उम्र का भी थोड़ा सा और कैलकुलेशन चेंज करने की बात हो रही थी। वो शायद बता पाएंगे, नहीं हुआ ये देखना होगा जरूर हमें, क्योंकि और भी कम उम्र के महिलाएं जो जाना चाहती थी उनकी भी अर्जियां लगी। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस बार जितनी महिलाएं अर्जी लगाएंगी वो सबको मौका मिलेगा इस अपने मुकद्दस सफर पर जाने के लिए। बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है, मुबारकबाद इस बात की
थी बहुत ज्यादा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एडवांस में सभी महिलाओं को, पहले भी जो गई हैं उनको भी हज मुबारक कहना चाहती हूँ, और जो अब जाने वाली हैं हमारी बहनें, उनको एडवांस में हज मुबारक कि वो इस अपनी जिंदगी की इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करके आए और बहुत अच्छे से। मैं आपके पास एक मिनट मैं आपसे ये सवाल मैं पूछूंगी शुएब साहब। अभी शुएब जो मेरे साथ, शुएब क्या जो पिछली बार जो एक उम्र की जो पाबंदी थी 45 इयर्स और 4 औरतें एक साथ, क्या इस बार इसमें कोई तब्दीली की गई है? नहीं बुशरा, देखिए वो एक शरई उज़र है उसके पीछे, और उसको क्योंकि तफसील से समझाया भी गया है पहले भी, तो 45 साल से कम उम्र होने का कोई अभी इस तरह के कोई भी सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है, और क्योंकि उसका एक शरई उज़र है और वो उम्र उतनी ही रखी गई है। ये बात सही है कि कई जो औरतें हैं उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी इस बार। सऊदी हुकूमत ने वो कर रखा है लिमिटेशन, जी जी, इसलिए इंडियन हुकूमत उस पर कुछ नहीं कर सकती। शायद पिछली बार कुछ ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है, क्योंकि मैंने डिबेट की थी इस पर एक, तो कुछ और यंग महिलाओं ने एप्लीकेशंस दी थी कुछ उन्होंने, पर शायद रोका गया था और सोचा गया था कि आपके बारे में इस पर सोचा जाएगा। अभी किंग सलमान वहाँ कोशिश कर रहे हैं, जो प्रिंस सलमान है, मोहम्मद बिन सलमान, वो बड़े रिफॉर्मेटिव हैं और बहुत ही मतलब प्रोग्रेसिव सोच के रखते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इरफान साहब इसमें कुछ कहना चाहते हैं। इरफान साहब। हाँ बुशरा जी, मैं ये बताना चाहता था जी कि ये जो 45 एज का जो वो है, वो ग्रुप वाला मैटर जी, वो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से है जी, वही मैं कह रहा हूँ। वहाँ पर जो है उसके 45 के बिफोर जो है वो उनको नॉट अलाउड, जो 45 जिनकी एज पार कर ली है वो उन्हीं को अलाउड करते हैं, और 4 या उससे ज्यादा का ग्रुप। तो जो पहले साल था वही अभी भी वही है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। जी ठीक है, तो उसको समझा जा सकता है मजहब के हवाले से, और क्योंकि सऊदी हुकूमत ने क्या है वहीं पर जाना होता है, उसके एक रीजन भी है। ठीक है, आप इस पर रोशनी डालिए शुएब साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग जिन्होंने इस तरह की बातें की होंगी कि औरतें जो हैं अकेले नहीं जा सकती, या फिर जैसा रेनू जी अभी कह रही थी, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई। अब खैर हम उस दौर को याद नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं उसका ऐनी शाहिदीन हूँ कि जो भी औरतें वहाँ पे जाती हैं, चाहे ख्वातीन हो या मर्द हो, उसको हज के तासुरात के हवाले से वो इतना ज़्यादा रूहानी तौर पर वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। और सऊदी हुकूमत ने, चूंकि सऊदी में शरिया कानून है, और वहाँ पे आप देखेंगे आसपास का माहौल, कोई किसी किस्म के जुर्म करने की या किसी किस्म की गलत करने की जो है हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वहाँ पे बहुत 0% के करीब करीब जो है वहाँ पे किसी किस्म का जराइम है, ठीक है ना। तो इसलिए चाहे कोई औरत अकेले जाए या औरत किसी के साथ जाए, अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे कोई भी इस तरह की हिम्मत नहीं कर पाता। और खुद जो औरत जो हज पे जा रही है वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व होती है अपने अरकान करने में कि मैं नहीं समझता कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। और बाकायदा दूसरी बात आप देखेंगे, जब काबा का जब तवाफ होता है तो औरत मर्द जो है शाना बशाना एक साथ, यही इस्लाम देखिए ना, कि जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं उसको मैं समझाना चाहता हूँ कि ये पॉजिटिविटी है कि शाना बसाना औरत मर्द एक साथ मिल करके जो है वो तवाफ करते हैं। और इस बार मैंने देखा अपनी आंखों से कि जो वो हजरे अस्वद है उसको जो है, जो वो लंबे चौड़े मर्द होते हैं उसको छूने की ख्वाहिश जो रखते हैं, वो सबको जो है ये चीरते हुए जो वो जाके छूते हैं, और बहुत ताकत की जरूरत पड़ती, बड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ती वहां जाने के। लेकिन इस बार मैंने देखा कि औरतें खुद अपनी जद्दोजहद कर करके और हिम्मत दिखा करके हजरे अस्वद तक पहुंचती थी, छूती थी। तो ये औरत कर सकती है, और बाकायदा उन्होंने वहां पे किया, और औरत मर्द साथ साथ वहां पे नमाज पढ़ते हैं, साथ साथ वो तवाफ करते हैं। और जहां जहां शरई दीवार की जरूरत पड़ती है सऊदी हुकूमत और पुलिस खुद उसका इंतजाम कर देती है। तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसी बुराई नहीं है कि औरतें अकेले जाएं। तो मैं नहीं समझता हूं कोई शरई जो है अड़चन है, क्योंकि उसका तय जो है वो सऊदी हुकूमत ने खुद कर रखा है। हिंदुस्तान के हवाले से आप जितनी औरतों को भेजना चाहें आप भेज सकते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई यहाँ से बुराई। ये भी तो देखें शुएब साहब कि इतने दिन तक न जाने कितनी खवातीन ऐसी होंगी शायद जो ये ख्वाहिश दिल में लिए और शायद इस दुनिया से ही चली गई हों, क्योंकि उन्हें यह था कि उनके पास कोई महरम नहीं है, इसलिए वो हज पर नहीं जा सकती हैं। तो आप ये देखें कि इतने सालों से, लगभग 69-70 साल से ये चला आ रहा था, और अब पिछले साल ही ये टूटा है। तो बिल्कुल देखिए बहुत सारी चीजें हैं। देखिए मैं क्रिटिक्स जरूर हूँ रेनू जी, मैं थोड़ा सा 10 सेकंड, मैं क्रिटिक्स जरूर हूँ सरकार के हवाले से या फिर जो पॉलिसीज हैं, लेकिन
मैं बारहा बहुत सारी बातों की तारीफ करता हूं कि इस हुकूमत ने बहुत सारी ऐसी चीजें, रिवॉल्यूशनरी चीजें की हैं जिसकी तारीफ करना चाहिए। मैं उस तरह का मौलवी और इस तरह का नहीं हूं मस्जिद का कि यहाँ से हर बात के लिए मैं यहाँ से क्रिटिसाइज करूं, या मेरा कोई रेडिकल व्यू नहीं है। मैं बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट रखता हूं। मैं समझता हूं जो चीजें इस मुसलमान कौम को जो फायदा पहुंचाती है और जो हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए रास्ते आरास्ता करती है, उस पर हमें, चाहे मोदी हुकूमत उसके लिए बेहतर कदम उठाए, चाहे कोई भी, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए और साथ साथ खड़े रहना चाहिए। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। शौएब जामई का बिल्कुल। और आप ये भी देखें रेनू साहिबा कि हम ये देखते थे कि हमेशा एक तरह से डराया जाता था, ये कहा जाता था कि भाई ये हुकूमत आएगी तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। आप ये देखें, बिल्कुल हज के हवाले से आप ये देखें कि सबसे ज्यादा कोटा जो है वो इसी हुकूमत में हुआ है। तमाम वो चीजें करने की कोशिश की जा रही है जिससे ये जो एक मुकद्दस सफर है वो लोगों के लिए आसान हो जाए, और हर बार कुछ ना कुछ सहूलत जो है वो बढ़ाई जाती है। बिल्कुल बुशरा, पिछले साल आपको ध्यान हो हम लोगों ने डिबेट की थी इस पे, जब माननीय मोदी जी सऊदी गए हुए थे और उन्होंने प्रिंस से बकायदा स्पेशली बात की थी कि हज का कोटा इस बार बढ़ा दिया जाए, और उन्होंने वहीं पर, मुझे जितना मुझे ख्याल आ रहा है कि उन्होंने वहीं पे टेबल पे मीटिंग में बैठे बैठे ही ऐलान कर दिया था कि बिल्कुल इस बार बढ़ा दिया जाएगा कोटा। तो मुझे लगता है कि हज पे जाने वाले, उस अपनी ख्वाहिश को पूरा करने वाले उन हाजियों के लिए बहुत बड़ा एक ये कदम जो है सरकार ने उठाया है। और जैसे मौलवी साहब ने अभी कहा कि हमें अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए, तो इस वजह से सभी औरतों को जिनको छूट मिली, जो आप अभी बोल रही थी कि 60-70 सालों से ये पाबंदी थी और बहुत सी चली भी गई इस ख्वाहिश को दिल में लिए हुए, अब मुझे लगता है हर वो मुसलमान बहन जो वहां हज पे जाना चाहती है वो अपनी ख्वाहिश जरूर पूरी कर बिल्कुल, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। शोएब का मैं रुख करूंगी। शोएब भी मुझे बताइए कि लगातार ये मांग होती रही, हमने हर बार ये देखा एक ग्लोबल टेंडरिंग की, ताकि जो हज का सफर है, जो एक रकम जो है वो जो पे करनी पड़ती है, जो हर साल बढ़ती ही है क्योंकि उस हिसाब से टैक्सेस होते हैं, वहां का किराया जो होता है वो कुछ ना कुछ हमेशा हर साल जो है वो उसमें इजाफा होता है। क्या इस बार भी इस तरह की कोई मांग किसी की तरफ से रखी गई है और क्या इस पर कोई गौर खौस किया जा रहा है? देखिए बुशा, ये मांग यकीनन हर साल होती है और इसकी वजह ये भी है क्योंकि जो हज का किराया होता है वो आम दिनों के मुकाबले, आप जब सऊदी अरब जाते हैं तो जो फ़्लाइट का किराया है वो बहुत कम होता है, और जब आप हज के सफ़र पर जाते हैं तो आप किराया देखिए कि 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। तो लगातार ये डिमांड होती रही है ग्लोबल टेंडरिंग किया जाए, बहुत सारी अलग अलग देशों की फ़्लाइट्स आए, कंपनीज आए और वहाँ पर जो सबसे सस्ती हो उसको ये ठेका दिया जाए। इसमें जो सबसे बड़ी अड़चन है, क्योंकि भारत अगर हिंदुस्तानी हुकूमत की बात करे तो वो तैयार भी है, लेकिन सऊदी हुकूमत हर बार, यकीन सऊदी हुकूमत का एक तरीके से कहे कि इसमें कहीं ना कहीं एक अड़चन रहती है। सऊदी हुकूमत नहीं चाहती कि सऊदी एयरलाइंस के अलावा कोई और कंपनी किसी भी देश में फ्लाइट के लिए आए। तो सऊदी एयरलाइंस और जिस भी देश की, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान से ही हाजी नहीं जाते, दुनिया भर के तमाम देशों से जो आज़मीन है वो जाते हैं हज के मुक़द्दस सफ़र पर। तो एक तरफ सऊदी एयरलाइंस खुद अपनी जो फ़्लाइट है वो रखते हैं ताकि उन्हें मुनाफा हो, और दूसरे उस देश की जो सरकारी कंपनी है या जो भी हुकूमत चाहती है कि वहाँ की कंपनी जो भी फ़्लाइट्स के लिए तैयार हो उनको वो रखते हैं। तो भारत में जहाँ तक बात है कि इंडियन एयरलाइंस और सऊदी एयरलाइंस के बीच ये मुआहदा रहता है कि आप हज को लेकर जाएंगे, आज़मीन को लेकर जाएंगे और हाजी को लेकर आएंगे। यही वजह है कि हम देखते हैं कि हज का जो किराया है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है आम दिनों के मुकाबले, और लगातार ये डिमांड होती रही है। लेकिन शोएब साहब, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप रेट को कम करके, मैं इसलिए एक प्रपोजल भी लेकर के आया हूँ कि देखिए, चूंकि ग्रीन और इस वक्त अजीजिया का 2 कोटा है, अजीजिया में इस बार जो है 2,67,000 के करीब जो है वो लगे पर हेड, जिसमें यहाँ से 2100 रियाल यानी कि लगभग जो है वो 38,000 के करीब उनको रिटर्न किया जाता है एयरपोर्ट में। तो उसमें क्या है कि देखिए, एक कोटा आप और बना सकते हैं अभी के एतबार से, जैसे अजीजिया हो, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह है वहाँ पे होटल जहाँ पे और इकोनॉमी रेट में जो है आप मुहैया, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं 2,68,000 नहीं खर्च पाते हैं। अगर कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जो 2 लाख से कम यानी कि 1,90,000 1,80,000 में भी अगर बहुत सारा एक कोटा बनाया जाए तो उसकी भी गुंजाइश है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे होटल हैं जो उससे ज़्यादा सस्ते हैं। दूसरी
दूसरी बात कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज तो वहाँ होती है, सऊदी हुकूमत की तरफ से होती है, तो अगर थोड़ी दूरी भी और पड़े तो मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हरम शरीफ से। दूसरी बात कि मदीने में भी आप देखें तो मदीने में जो बिल्कुल नजदीक में जो होटल दिए जा रहे हैं इस वक्त, अगर एक और कोटा बना के थोड़ा सा और पीछे उनको ठहराया जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक और कोटे की गुंजाइश, यानी जो पैसे की जो बात है कि 2 लाख से कम के खर्चे में वो हो सकता है, उसकी कोशिश की जा सकती है। और ये हमने कहा ना ग्लोबल टेंडरिंग की जो बात है, उसमें जो फ्लाइट्स के जो रेट हैं और होटल के जो रेट है, अगर इसको आप कम कर दे तो मैं समझता हूँ तीसरे कोटे का भी इंतजाम हो सकता है। आप सुन रहे हैं मुझे? एक मिनट बुशरा बीच में, शायद कुछ 100 रियाल के करीब कम भी हुआ था रेट। जी, मैं भी इरफान साहब हमेशा ये मांग उठती है ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर, लेकिन उसको उस तरह से सीरियसली नहीं लिया जाता है। जब आप तमाम तरह से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस तरफ भी क्यों नहीं कदम उठाया जाए? अब मैं बताना चाहता था जी, तो सबसे पहले जो है, जो अभी आप सबकी तरफ से बात आई थी, तो ये बात सही है कि 70 साल से जो है जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ जी, और उसका जो है सब कुछ जो है क्रेडिट अगर मैं देना चाहूंगा तो हमारे जो बहुत ही मशहूर और पॉपुलर हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और हमारे वजीर अकलियती अमूर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब को, कि उन्होंने इन सब चीजों की तरफ सोचा जी, और ये इसको मतलब जो है एक 100% जो है प्रैक्टिकली उसमें जो है फॉरम पे लेकर आए। ओके। तो आज हमारी जो 45 से ऊपर की बेचारी जितनी भी हमारी खवातीन हैं वो आज वहाँ पर जाना उन्होंने शुरू किया। और जैसा अभी शोएब साहब बता रहे थे, शोएब साहब बहुत ही प्रैक्टिकली इंसान है, मैं उनकी जो है बेइंतहा कदर करता हूँ। जो भी सच्चाई होती है वो बताते हैं, वो विदाउट पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो उसमें अपना रद्द अमल देते हैं। ठीक है इरफान साहब, ग्लोबल टेंडरिंग की बात करिए जी। लेकिन वो ग्लोबल टेंडरिंग का जो मैटर है तो अभी भी ये ग्लोबल टेंडर ही होता है, लेकिन वो आदमी को समझने का फेर है। अभी भी 50% जो है वो सऊदी एयरलाइन लेकर जाती है और 50% जो है इंडियन नेशनल एयरलाइन लेकर जाती है। तो ये तो दो एयरलाइंस के बीच मुआहिदा हुआ ना, ये ग्लोबल टेंडरिंग कहाँ से हो गई? बुशरा जी आप समझो जरा जी, ये हमारे हिंदुस्तान का ही मैटर नहीं है। ये तो आप अगर जाएं तो वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकती हैं। सऊदी हुकूमत जो है उसने पूरी दुनिया से, चाहे अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, कोई भी हो, पूरी दुनिया के ममालिक। चलिए अगर मैंने ये माना भी कि उन्होंने, पहले पूरी बात होने दीजिए ना, आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। जो हमारे आने वाले 2020 वाले हाजी हैं उनकी समझ में आएगा। ओके, गो अहेड। पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनसे वो MOU साइन होता है और सबकी एयरलाइन का यही होता है मुआहदा जो हमारे यहाँ है। ओके। तो वो अगर अमेरिका से भी करेंगे तो 50% अमेरिकन एयरलाइन लेकर जाएगी और 50% वहाँ से सऊदी एयरलाइन लेकर आएगी। ये पूरी दुनिया से मुआहदा सऊदी हुकूमत का है, उसमें ना किसी ने आज तक रद्दोबदल की है ना कोई कर सकता, क्योंकि ये सऊदी अरब को अपनी जो है बिजनेस भी चलानी है और अपनी एयरलाइन भी चलानी है। अच्छा, तो इंडियन एयरलाइंस से नहीं हो सकता कि इंडियन एयरलाइंस की जगह? नो नहीं, हमारे यहाँ अगर 100% एयर इंडिया अगर वो L1 भी हो जाएगी तो भी चूंकि हमारे दोनों मुल्कों का मायदा है 50% का, तो हमें सऊदी एयरलाइन को देना ही पड़ेगा। ओके। आपको ऐसा नहीं लगता कि एयर इंडिया को फायदा पहुंचाने के लिए जो है एयर इंडिया को कभी कभी फायदा पहुंचाने के लिए कई गुना जो टिकट के रेट बढ़ जाते हैं? नहीं, कोई कई गुना नहीं होता। ये बाकायदा जो है हमारी जो है जैसे हिंदुस्तान की एयरलाइन है, अभी जैसे श्रीनगर से जो स्पाइस जेट को मिला अच्छा इसका रेट कम होगा, L1 होगा, उसी को हम टेंडर देते हैं। ठीक है, एक बात मेरी आप ये सुनिए इरफान साहब की, माना कि सऊदी अरब की तरफ से, चलिए वो रिजिड है, वो उन्होंने एक तरह का एक मुआहदा कर रखा है तमाम ममालिक से कि ऐसा ही होगा, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान के हवाले से बात करते हैं तो एयर इंडिया से अगर नॉर्मल डेज में सऊदी अरब कोई जाता है उसके किराए में और जब वो हज के लिए जाता है उसके किराए में इतना फर्क क्यों होता है फिर? हाँ, वो उसी की तरफ मैं आना चाहता हूँ। आप समझिए बुशरा जी, और ये शोएब साहब मतलब माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। रेनू भाटिया जी हमारी जो है हमारी पार्टी की लीडर है, वो भी सुन रही होंगी जी। और शोएब रजा जो है बहुत ग्राउंड लेवल जी, सब सुन रहे हैं, आप बात रखिए। सब मतलब बाल से बारीक चीज पर उनका ध्यान रहता है। शोएब रजा साहब का अगर कहीं ऐसा होता तो फौरन पकड़ लेते हैं वो। ये नहीं पकड़ा है उन्होंने, छोड़ा नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ। अरे नहीं पकड़ा है उन्होंने, छोड़ा नहीं है। अब आप उसमें वजाहत कर दीजिए थोड़ा। नहीं, मैं तो चाहता हूँ वो पकड़ते रहे। उसको पकड़ते रहने से क्या होता है, हर चीज ट्रांसपेरेंट रहती है, बहुत अच्छा है। अरे भाई शोएब, आप जरा पकड़कर इरफान साहब तक पहुँचाइए ना, क्या बात है? किसी अच्छे काम के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, पूरा होने दीजिए जी। ये क्या है कि
एयर इंडिया का या किसी भी चीज का जब हम जाते हैं तो एक जर्नल फ्लाइट से जाते हैं, और हमारे हाजियों का जो ऑपरेशन होता है वो हमारे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, तो वो जो है वो चार्टर्ड प्लेन होता है। वो खाली हाजी को अगर डिपार्चर में छोड़कर उधर से खाली लेकर आ रहा है, और जब उधर से लेकर जा रहा है आएगा तो इधर से खाली होगा। तो वो वैसे यहाँ की इन जर्नली भी आप चार्टर्ड फ्लाइट जो है, अगर जीत अलार्म की टीम जो है यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट से जब तक कोई और रेट होगा, और जर्नल फ्लाइट से जाएगी उसका कोई और रेट होगा। ठीक है, ओके, दोनों में अंतर है वो। ओके, हमारे सब आदमी समझते हैं। शुएब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि हमेशा जब हम ये बात करते हैं, जो तर्क दिया जाता है कि भाई यहाँ से जब फ्लाइट जाती है तो जाहिर सी बात है आज़मीन हज को लेकर जाती है, लेकिन वहां से उनका ये कहना है कि वहां से खाली आती है, इसलिए आने और जाने दोनों का जो किराया है वो मुसाफिरों से ही वसूला जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर डाला जाता है। बिल्कुल, देखिए जो दलील है वो हुकूमत की तरफ से यही दी जाती है। हालांकि जो एयर इंडिया की जो फ़्लाइट्स है उनका इस्तेमाल कई बार मुसाफिरों को लाने में भी किया जाता है, इस तरह की बातें भी सामने आती रही है। लेकिन एक चीज़ इसमें अच्छी ये की गई थी पिछले साल से, इरफान साहब शायद उसे बता नहीं पाए, कि जैसे जो किराए की बात है कि श्रीनगर का जो किराया है वो सबसे ज़्यादा था। तो पिछली बार हुकूमत की तरफ से ये छूट दी गई थी कि श्रीनगर का कोई भी अगर आज़मीन दिल्ली आता है, ट्रेन से आ जाए या फ्लाइट से ही आ जाए कम पैसों में, और यहाँ से वो टिकट करा ले दिल्ली के हिसाब से, उसका टिकट सऊदी अरब या मक्का जद्दा जाने का, मक्का मदीना जाने का लगेगा। तो इस तरह से कई लोगों ने किया भी, और उनके जो टिकट है वो कम हुए, उनके जो पैसे हैं वो कम हुए, क्योंकि दिल्ली से जो किराया है वो अलग है, श्रीनगर से जो किराया है वो अलग है, केरल से जो किराया है वो अलग है। जितने भी एम्बार्केशन पॉइंट बने हैं, अब 22 हो गए हैं, पिछले साल 21 थे, तो तमाम एम्बार्केशन पॉइंट का जो किराया है वो अलग अलग है। लेकिन आपको अगर ये लगता है कि दिल्ली से सस्ता है और दूसरी जगह से महंगा है, और आप ट्रेन के ज़रिए या किसी तरह से आप दिल्ली तक पहुंच जाते हैं और यहाँ से आप फ्लाइट में जाना चाहें, तो इस तरह की भी छूट पिछले साल दी गई थी। और मुझे लगता है कि इस साल भी जब हज होगा 2020 में, तो यकीनन छूट दी जाएगी। उससे कम एक राहत आज़मीन को इस सिलसिले में मिली थी। इसका एक ये शक्ल हो सकता है कि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है हज कमेटी की, वो जो पूरे एक साल का वो होता है ऑडिट रिपोर्ट, इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हो जाए, अगर पब्लिक डोमेन में उसको जारी कर दिया जाए कि भाई आपके जो है फ्लाइट का किराया ये लगा, और आपके जो है वो होटल का किराया ये था, वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन और मदीने में जो स्टे का, वो अगर ट्रांसपेरेंसी अगर पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ तमाम जो हाजियों के खदशात हैं इस बात को लेकर कि भाई यहाँ तो खर्च कम हो रहा है और हमसे पैसा ज्यादा लिया जा रहा है, ये थोड़ा कम हो जाएगा। क्या भारतीय हुकूमत, मोदी हुकूमत इस पे कदम ले सकती है कि वो जितने भी अखराजात हैं हाजियों के, एक पाई जो है उसको पब्लिक डोमेन में जारी कर दे कि ये लगा है? जवाब ले लेते हैं इरफान साहब। बुशरा जी, ये पहली ऐसी गवर्नमेंट है वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की, और हमारे अक़लियती उमूर के जो हमारे वजीर हैं नकवी साहब, उन्होंने कितनी ट्रांसपेरेंसी बरती है कि हमने फार्म में जब से सब्सिडी खत्म की है, तो अभी जो शोएब रजा कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, सम पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, जो जम्मू रीजन है, उसको हमारे श्रीनगर एम्बार्केशन पॉइंट का किराया फॉर एग्जाम्पल इस साल अगर 1,10,000 था, तो हमारे दिल्ली का 70,000 था, तो 40,000 का डिफरेंस था। तो हमने फार्म में ये लिबर्टी दी है हाजी को, ये जो नेबरिंग हमारा जो है वो एम्बार्केशन पॉइंट है वहाँ के से जाने के लिए। ठीक है इरफान साहब, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस ट्रांसपेरेंसी की कि जो हाजियों के जो अखराजात आप वहाँ खर्च करते हैं हज कमीशन की तरफ, उसको पब्लिक डोमेन में जारी कर दें। मैं वही बता रहा हूँ, हमारे तो तरफ से सब एम्बार्केशन पॉइंट का अलग अलग किराया होता है, अलग अलग मतलब जो अखराजात होते हैं। अगर दिल्ली से 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं, तो कई ऐसे एम्बार्केशन पॉइंट है वहाँ से 3 लाख रुपए लगते हैं। ठीक है, ओके, तो ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है। चलिए, हम ये उम्मीद करेंगे इरफान साहब कि हर गुजरते साल के साथ आप सहूलियात बेहतर करेंगे, और जो आज़मीन हज की जितनी भी उनकी परेशानियां हैं उनको बाकायदा तौर पर सुनेंगे, जब आप ट्रेनिंग भी दी जाती है आपकी तरफ से, और उनकी हर परेशानी को हल करने की कोशिश करेंगे जिस तरह से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस स्टूडियो में शिरकत के लिए। रेनू साहिबा से माजरत, माफी, आज उनको मैं बहुत कम वक्त दे पाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आने के लिए, और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।